Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूं। ये डिटरमिनेंट का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले मैं डिटरमिनेंट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूं, और अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। तो उसे आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए ताकि आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट का हिंदी सारणी होता है। प्रॉपर्टीज को बताने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल के बारे में पहले बताना चाहता हूं। ये वो सिंबल है जो प्रॉपर्टीज में यूज होंगे। तो आइए पहले समझते हैं इन सिंबल्स को। यहां मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे R1 बोलते हैं, इसे R2 बोलते हैं, इसे R3 बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करते हैं, और ये आपका सेकेंड रो है, इसे R2 से डिनोट करते हैं, और ये आपका थर्ड रो है, इसे R3 से डिनोट करते हैं। वहीं ये आपका फर्स्ट कॉलम है और इसे C1 से डिनोट करते हैं, और ये आपका सेकेंड कॉलम है और इसे C2 से डिनोट करते हैं, और ये आपका थर्ड कॉलम है, इसे C3 से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड rows of determinant are denoted by R1, R2 and R3 respectively, and the first and second and third column denoted by C1, C2 and C3 respectively। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर, द इंटरचेंज of ith row and jth row is denoted by Ri interchange Rj। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है क्या, यहाँ पे ये जो सिंबल यूज हुआ है इसका मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या मतलब होता है? इंटरचेंज। और इसका हिंदी होता है अदला बदला। ओके, अदला बदला। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो इज डिनोटेड बाय Ri इंटरचेंज Rj। मतलब अगर कहीं लिखा ऐसा हो R1 इंटरचेंज R2, तो इसका मतलब होता है कि R1 को R2 में या फिर R2 को R1 में इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करना मीन्स अदला बदली करना, ये मतलब होता है। अगर ऐसा लिखा हो R1 और ऐसे एरो दिया हो दोनों साइड, और यहाँ पे R3 लिखा हो, तो इसका मतलब हुआ कि R1 का R3 में या फिर R3 का R1 में अदला बदली,
इंटरचेंज। हो सकता है कि ऐसा भी लिखा हो R2 R3, इसका मतलब हुआ R2 का R3 में या फिर R3 का R2 में अदला बदली। ये मतलब है इन सिंबल का। अब सेकेंड वाला लाइन को समझते हैं। सेकेंड लाइन क्या है? द इंटरचेंज ऑफ ith column and jth column is denoted by ci इंटरचेंज cj। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हो C1 और फिर ऐसे एरो हो और इधर से भी एरो हो और C2, इसका मतलब हुआ कि C1 C2 में और C2 C1 में इंटरचेंज हो गए। मीन C1 C2 में और C2 C1 में अदला बदली हो गए। समझे? चलिए, हो सकता है कि ऐसा लिखा हो C1 का इंटरचेंज C3 के साथ, हो सकता है कि C2 का इंटरचेंज C3 के साथ, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए अब थर्ड लाइन को समझते हैं। द एडिशन ऑफ m टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ jth row to the corresponding elements of ith row is denoted by ri plus m rj। इसका क्या मतलब हुआ? यदि आपके पास ऐसा लिखा हो जैसे R1 2 R1 प्लस 2 R2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि R1 में R2 को जोड़ना, R1 में R2 को जोड़ना, 2 से R2 में गुना करके, 2 से R2 में गुना करके। ये मतलब है इस सिंबल का। मतलब R1 में R2 से 2 से गुणा करके जोड़ना, आप ऐसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। एक और देखिए, जैसे कि हो सकता है कि आप ऐसा देख लें R1 प्लस R2 और माइनस 5R3 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि R1 में R2 को जोड़ना, ठीक, जोड़ना और R3 को घटाना, R3 को घटाना, लेकिन R3 में 5 से गुना करके, 5 से गुणा करके, ये मतलब हुआ। समझ गए? ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को आप इस सिंबल के, ये जो सेंटेंस है इसी सेंटेंस को आप इस तरीके के सिंबल में लिख सकते हैं। चलिए इसे मैं हटा देता हूं। तो ये मतलब होते हैं इन सिंबल का। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द एडिशन ऑफ m times the elements of jth column to corresponding elements of ith column is denoted by ci to ci plus m cj। अब इसका क्या मतलब है? यदि आपके पास ऐसा लिखा हो C1 to C1 plus 3 C2, इसका मतलब हुआ
कि C1 में C2 को जोड़ना 3 से गुना करके, 3 से गुना करके, ये मतलब हुआ। आप ऐसा भी देख सकते हैं C1 प्लस C2 माइनस, चलिए माइनस इस बार यहाँ पे लगाता हूँ, माइनस C2 और प्लस 6C3। इसका मतलब हुआ कि C1 में C2 को घटाना और C3 को जोड़ना 6 से गुणा करके गुणा करके गुणा करके, ये मतलब हुए। चलिए समझ गए। अगला नंबर देखिए 5, एडिशन ऑफ m टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ jth रो to n times the element of ith row is denoted by ri to n into ri plus m into rj। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हो कुछ इस तरीके से 2r1 प्लस 3r2, तो इसका मतलब हुआ कि R1 में 2 से गुना करके R1 में 2 से गुना करके R2 को R1 में जोड़ना, लेकिन R2 में 3 से गुना करके ये मतलब हुआ। चलिए एक और लेते हैं, जैसे कि R1 में मैं 3 से गुना करना चाहता हूं, उसके बाद फिर R2 को जोड़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं R3 को घटाना चाहता हूं 4 से गुणा करके। तो इसे कुछ इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि R1 में 3 से गुना कर लीजिए, उसके बाद R2 को जोड़िए, ठीक है? R2 को किस में जोड़ना है? R1 में ही जोड़ना है, लेकिन R1 में आपको पहले 3 से गुणा करना है, फिर आपको R2 से जोड़ना है, उसके बाद R3 को घटाना है, लेकिन R3 में 4 गुणा करके। तो ये मतलब होते हैं इन सिंबल का। अब आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज को। देखिए पहला प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। यहाँ पे चेंज 2 बार लिखा गया है, इसको मैं हटा देता हूं। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पे डेट इज करके लिखा हुआ है, दैट इज इफ आर आई इंटरचेंज सी आई देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डू नॉट चेंज। इंटरचेंज, ये जो साइन है वो इंटरचेंज का साइन है। इंटरचेंज का हिंदी मैंने बताया था अदला बदली, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी 1 में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? पहले तो यहाँ आप ये समझ लें सिंबल के
इसे सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि R1 को C1 में इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 को C2 में, R3 को C3 में। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि R1 को कर दें C2 में, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब R1 जो है C1 में ही जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि R1 C1 में जाएगा, R2 C2 में जाएगा, R3 C3 में जाएगा। R1 C2 में इंटरचेंज नहीं होगा, R1 C3 में इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, अब सीधे मैं इस प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है कि the value of determinant is not changed when rows are changed into corresponding column। ठीक है, जब इंटरचेंज आप करते हैं किसी भी रोज को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसका मतलब होता है, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि R1 को C1 में एंड C1 को R1 में अदला बदली, जिसको मैंने पहले ही बताया था। चलिए इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ, ये बताना क्या चाहती है आखिर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं डिटर्मिनेंट लूँगा वो 2x2 ऑर्डर का लूँगा। 3x3 ऑर्डर का मैं एग्जाम्पल नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेता है। तो मैं 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से ही आपको मैं समझाने वाला हूँ। ओके, 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से चाहे 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से समझे, बात एक ही है। तो मैं 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से ही आपको प्रॉपर्टीज को समझाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए एक का डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूँ 2 4 3 8। ठीक, चलिए एक बार प्रॉपर्टी को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब हुआ कि पहले तो यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी 1 है उसमें कहा ये जा रहा है कि अगर किसी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के लिए कि अगर मैं R1 को इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, इसमें C1 में, तो इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा? देखिए आपका यहाँ पे R1 कौन है? तो ये आपका R1 है और इसे जो है आपको C1 में लिखना है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? ये जो R1 है इसको आपको अब C1 में लिखना है, 2 4 को C1 में लिखना है, ये आपका C1 है, इसमें लिखना है ऐसे। और ये जो 3 8 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, अब ऐसे लिखा जाएगा, C2 में लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा सेम होगा, चेंज नहीं करेगा, यही प्रॉपर्टी कहती है। चलिए चेक करते हैं, पहले इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2 8 16 माइनस 4 तिया 12, 16 माइनस 12 4। डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस 4 और 3 को फिर मल्टीप्लाई आप कर देंगे। 16 माइनस 12 4 आया। चलिए यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 8 16 माइनस 4 तिया 12 मीन्स 4 आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरचेंज करने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेम ही है, वही यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है।
कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। समझ गए? जब आप रो को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे R1 को C1 में इंटरचेंज किया हूँ, मीन्स R1 के जो एलिमेंट्स है उसे C1 में लिख दिया और C1 के एलिमेंट को मैंने R1 में लिख दिया। यही मतलब होता है ना इसका, कि C1 के एलिमेंट्स को, इसका मतलब क्या होता है कि R1 के जो एलिमेंट्स हैं उसे C1 में लिखें और C1 के एलिमेंट को R1 में लिख दें। बात एक ही है, R1 को C1 में लिख दीजिए या फिर C1 को R1 में लिख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके ये प्रॉपर्टी। तो चलिए एक डिटर्मिनेंट और मैं ले लेता हूं, जैसे देखिए 6 1 2 2। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या क्या आता है। 6 दूना 12 माइनस 2 10 आया। ठीक, ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। चलिए इस बार इंटरचेंज करते हैं C2 को R2 में, या एक ही बात है, R2 को C2 में कीजिए या फिर C2 को R2 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे C2 कौन है, ये आपका C2 है। इसको आपको कहाँ लिखना है, R2 में, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका R2 है, ये आपका R2 है। तो C2 को कहाँ लिखना है, C2 को कहाँ लिखना है, R2 में। देखिए C2 को आपको R2 में लिखना, तो ये C2 है, इसको R2 में ऐसे लिखना है। मतलब ये जो ऐसे खड़ी खड़ी है ना लाइन 1 2, इसको ऐसे लिखना है 1 2। और ये सेकेंड वाला को आप यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि ये जब पलटेगा तो इसको भी पलटना पड़ जाता है। नहीं, ये जो C1 है इसे भी पलटना पड़ जाता है। ये जो C2 है, अगर ये C2 R2 में आता है तो C1 को भी R1 में जाना पड़ रहा है। 6 2, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 6 दूना 12 माइनस 2 बराबर 10। देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए ये है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बताता हूं। अगला है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज और एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज, the sign of determinant is change, that is Ri interchange Rj या Ci interchange Cj, then sign of determinant is change। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर आप R1 के एलिमेंट्स को R2 में इंटरचेंज करते हैं या फिर R1 के एलिमेंट्स को R3 में इंटरचेंज करते हैं या फिर R2 के एलिमेंट्स को R3 में इंटरचेंज करते हैं या फिर C1 के एलिमेंट को C2 में इंटरचेंज करते हैं या फिर C1 के एलिमेंट को C3 में इंटरचेंज करते हैं या फिर C2 के एलिमेंट को C3 में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो बदल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सा भी इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए इस बात को समझने के लिए
मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 4 5 6 7 अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ऐसे इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8 चौके 32, 6 पचे 30, तो ये आ जाएगा 2। ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी दो रो को इंटरचेंज करते हैं या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं R1 को R2 में इंटरचेंज करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर मैं ये करता हूँ तो डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा, R1 कौन है, ये आपका R1 है, ये आपका R1 है। इस R1 को आपको R2 में करना है, R1 को बदल कर R2 में, R2 को बदल करके R1 में करना है। तो ये जो 4 और 5 है, ये आपका R1 है, ये R2 है। ये जो 4 और 5 है, इसे आपको R2 में लिखना है, R2 में। और जो R2 में है वो अब R1 में लिखाएगा 6 8। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 6 पचे 30 माइनस 8 चौके 32। देखिए 30 माइनस 32 -2। तो यहाँ पे डेल का वैल्यू जो है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आया। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है वो 2 आया। अब जरा ये सोचिए कि दोनों में अंतर क्या है, माइनस का अंतर है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी तो सही कही थी कि जब आप किसी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। और यहाँ साइन चेंज कर गया। देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, 2। इसका भी वैल्यू 2 ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। मतलब अगर यहाँ पे मैं एक माइनस का साइन लगा दूं पूरे में ऐसे, तो फिर ये इसके जैसा दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी टू रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 6 7 2 3, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 14 4 18। यहाँ पे डेल का, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 4 आया। ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये R1 है, ये R2 है। इस बार मैं C1 को C2 में इंटरचेंज करता हूँ और C2 को C1 में इंटरचेंज करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं, ये मेरा C1 है, इसे आपको C2 में लिखना है 6 2। और ये जो C2 है इसे आपको C1 में लिखना है मीन्स 7 3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 7 दूना 14 माइनस 6 तिया
18 माइनस का 4 मीन्स यहाँ पे डेल का वैल्यू माइनस का 4 आ गया। यहाँ पे नोटिस कीजिए दोनों के वैल्यू में क्या अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा तभी प्लस होगा। तो इंटरचेंज जब भी आप किसी दो रोज या किसी दो कॉलम को करेंगे तो एक माइनस का साइन देना पड़ेगा। यही इस प्रॉपर्टी का कहना है, ठीक है, यही कहती। एक बार फिर से मैं इसे रीड कर देता हूं। इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज और एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट क्या है। अगला प्रॉपर्टी है P3, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 when any two rows or any two column are identical। आइडेंटिकल का मतलब सेम। यहाँ पे बताना क्या चाह रही है प्रॉपर्टी, ये कहती है अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है और उसका कोई भी दो रो अगर सेम हो जाता है या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस डिटरमिनेंट के बारे में देखिए, इस डिटरमिनेंट को देखिए, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे R1 जो है वो R3 के जैसा है। R1 के एलिमेंट्स और R2 के R3 के एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ भी R1 के जो एलिमेंट्स है और R3 के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे ये जो R1 के एलिमेंट्स हैं, R3 के एलिमेंट्स, यहाँ ये जो R1 के एलिमेंट है वो R3 के एलिमेंट के जैसा नहीं है, सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे A B C है, यहाँ B A C है, A B C नहीं है तो सेम नहीं हुआ। सेम होने के लिए A B C, यहाँ भी A B C होना चाहिए। B A C होने से सेम नहीं होगा, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। सेम होने पे ही, जब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएगा तभी उसका आंसर, उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। तो यहाँ पे R1 के जो एलिमेंट्स है वो R3 के एलिमेंट्स से अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए 0 नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को ना प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये 0 कैसे हो रहा है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। ये वाली जो डिटरमिनेंट है इसे मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। डेल इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 6 6 5 6 7 है ना, 5 6 7 1 2 3। देखिए इसे मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ 1 इंटू, तो R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो 6 या 18 माइनस 7 दूना 14, फिर माइनस
का साइन आता है 2 इंटू, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब 2 के पास आते हैं, 2 किस रो और किस कॉलम में है उसे डिलीट कर देता हूँ। तो कौन सा डिटरमिनेंट बन रहा है, 5 या 15 -7, उसके बाद +3, 3 किस रो और किस कॉलम में है उसको डिलीट कर देना है। तो 3 जो है वो R1 में है और C3 में, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो 5 दूना 10 -6, 14, 18 -14 4, 2 × 2 +3। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यस मिस्टेक तो हुआ सबट्रैक्ट करने में। 15 -7 8 होगा। 3 × 10 - 4 10 -6 4 हो जाएगा। 4 -16 4 × 12, 4 और 12 16, 16 -16, तो देख सकते हैं 0 आ गया। तो प्रॉपर्टी सही बोला है कि अगर कोई सा भी 2 रो या कोई सा भी 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मैं कॉलम वाला करके बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो डेल इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3, अच्छा मैं नंबर को इस बार चेंज कर देता हूँ, 1 0 2 5 6 7 1 0 2। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कारण C1 और C3 आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आइडेंटिकल है। ठीक है, चलिए इसको चेक कर देता हूँ। तो C1 के लॉन्ग मैं यहाँ पे, चलिए R1 के लॉन्ग ही एक्सपेंड करता हूँ, थोड़ा इजी होगा R1 के लॉन्ग। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू ऐसे 1 के रो, 1 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। तो 6 दूना 12, 7 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर -5 आता है। इसके बाद इसे मैं हटा लेता हूँ। इसके बाद 5 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। R1 और C2 में है तो इसको हटा दीजिए। कौन सा डिटरमिनेंट बना, 0 × 2 0, -2 × 0 0, उसके बाद +1 आइए। तो +1 किस रो और कॉलम में है उसको हटा दीजिए। किस रो कॉलम में है उसको हटा दीजिए। तो ये 0 × 7 0, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर -12, तो +12 -12 0 आ गया। देख सकते हैं, मतलब कोई सा भी 2 रो या कोई सा भी 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, इफ वी अप्लाई RI टू K इंटू RI या CI टू K into CI, then we have to divide the number K in the determinant। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है और अगर आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 2 है इसे आपको उस डिटर्मिनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप C1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का चेंज कर जाएगा। अगर आप C2 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप R3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए,
एक 2x2 ऑर्डर का मैं ले लेता हूँ, 2 4 3 1। इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 माइनस 10 आया। चलिए अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। R1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेल इज इक्वल टू R1 कौन है, ये R1 है, ये R2 है। तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूना, जब आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 3 और 1 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 माइनस 8 दिया 24, तो कितना आ रहा है, माइनस के 20 आया। मीन्स डेल इज इक्वल टू माइनस के 20। अब जरा नोटिस कीजिए, यहाँ पे डेल का वैल्यू कितना आया है, मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -10। जरा इनको नोटिस कीजिए, दोनों सेम है क्या, नहीं सेम दोनों नहीं है। सेम कैसे हो सकता है ये जरा सोचिए। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं, इसमें 2 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे में 2 से डिवाइड कर दूं, इस 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये सेम हो जाएगा, -10 आएगा। और ये जो 2 है डिवाइड, ये जो 2 करना पड़ रहा है वो इसके वजह से करना पड़ा, इसके वजह से। यहाँ आपने R1 में 2 से जो मल्टीप्लाई किया था उसी को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी बात को जो है प्रॉपर्टी लिखा है बिफोर, कि अगर आप किसी रो में किसी नंबर से गुणा करते हैं या फिर किसी कॉलम में किसी नंबर से गुणा करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट में उसी नंबर से आपको भाग भी लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे R1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ रहा है। तो किसी भी रो में किसी भी कॉलम में कोई सा भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं 3/3 का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, समझ रहे हैं, तो 2/2 से ही आपको समझा रहा हूँ। 3/3 को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, समझे, जबकि बात एक ही है। चलिए 4 1 2 2, अब इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 दूना 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। अब ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। इस बार मैं C1 में, चलिए बार बार मैं C1 उस समय R1 में किया था, इस बार मैं C2 में कुछ करता हूँ। C2 में क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, C2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो ये रहा आपका C2, ये C2 है, और इसमें आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर 3 से, 4 2, 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए क्या आता है, 6 चौक 24 माइनस 2 तिया 6, कितना आया, 18 आ रहा है। यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 6 आया और यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू 18 आया। दोनों सेम नहीं है, सेम कब होगा, जब इस 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तब ये सेम हो जाएगा। 3 छक 18 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो जिससे मल्टीप्लाई आप करते हैं उसी से डिवाइड करना पड़ रहा है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। C2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो उससे डिवाइड करना पड़ा। तो
किसी से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है देखिए, P5। इफ वी अप्लाई, समझिएगा इसको, इफ वी अप्लाई RI टू RI प्लस के RJ या CI टू CI प्लस के इंटू CJ, यहाँ पे K जो है कोई संख्या है। इफ वी अप्लाई RI टू RI प्लस K इंटू RJ या फिर CI मीन्स कॉलम में अगर आप अप्लाई करते हैं CI टू CI प्लस K इंटू CJ, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डू नॉट चेंज। देखिए ये जो यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब हुआ कि अगर आप यूज़ करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर आप यूज़ करते हैं R2 में अगर आप जोड़ते हैं R1 R3, या फिर आप R3 में जोड़ते हैं R3 R1 R2, या फिर आप R1 में R2 को घटाते हैं और R1 को जोड़ते हैं 2 से गुणा करके, या फिर आप R1 में यहाँ पे 2 होगा, ये 2 होगा, या फिर आप R1 में R2 से सबट्रैक्ट करते हैं 2 से गुणा करके और R3 को जोड़ते हैं, या फिर अगर मैं कॉलम की बात करूं तो C1 में अगर आप C2 को जोड़ते हैं या फिर C3 को जोड़ते हैं, या C2 में अगर आप C3 को घटाते हैं और C1 को जोड़ते हैं, तो इनमें से किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को आप परफॉर्म करते हैं, किसी को भी आप अप्लाई करते हैं, इस तरीके के अप्लाई अगर आप करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। नोटिस कीजिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कोई सा भी इनमें से, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अप्लाई, इन अप्लाई के अलावा भी और भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने राइट कर दिया। आपको कोई सा भी जो जरूरत पड़ेगा वो आप यूज़ करेंगे। तो किसी भी तरीके का आप ऑपरेशन को अप्लाई अगर करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये कहना है प्रॉपर्टी नंबर 5 का, यही कह रही है। यहाँ पे ये RI टू RI प्लस के RJ, CI प्लस CI टू CI प्लस के C इंटू CJ जो लिखा हुआ है, ये सिंबल के फॉर्म में। इसका मतलब यही है कि इस तरीके से आप कोई सा भी ऑपरेशन अगर करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यही प्रॉपर्टी कहना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिस एक बात करनी चाहिए कि R1 से जब आप R1 में कोई चीज कर रहे हैं, R1 में जब आप अप्लाई करते हैं तो R1 के अगल बगल कुछ गुणा नहीं भागा होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, अगर R2 में कर रहे हैं तो R2 में कुछ होना नहीं चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। यहाँ पे R3 में कुछ नहीं होना चाहिए अगर आप R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 में आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस गुना भागा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से C1 में देखिए, आप यहाँ पे C1 में काम करना चाहते हैं तो C1 में कुछ भी नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड। C2 में उसी तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नोटिस कीजिए R1 के अलावा, जैसे कि यहाँ पे R2 है तो R2 इस जगह पे देखिए, ऐसा कोई एक एग्जांपल, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकियों में मैं घटा सकता हूँ, बाकियों में गुणा कर सकता हूँ, नहीं। उसी तरीके से यहाँ देखिए R1 में कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन R2 में कुछ ना कुछ गुना कर सकते हैं, R3 को फिर जोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे C2 में कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन C3 को घटा सकते हैं, C3 को घटा सकते हैं। और आपका अगर मन करे यहाँ पे कुछ गुणा कर रहे हैं तो कुछ गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन C2 में आप गुणा भागा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इफेक्ट पड़ जाएगा डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे। मतलब जिसमें आप काम करेंगे ना उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो
डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगा। अब मैं ना इस चीज़ को एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके इस नोट को भी समझ लेते हैं। R1 में अगर देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, R1 में अगर 2 से गुणा करते हैं और उसमें R2 को जोड़ते हैं फिर R3 को जोड़ते हैं, तो इस केस में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में। या फिर अगर आप C2 में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई C2 में किया जा रहा है, उसके बाद C1 को जोड़ा जा रहा है, उसके बाद C3 को जोड़ा जा रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप C2 में अपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसके जस्ट पहले वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप C2 में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स जिसमें काम करेंगे उसी में कुछ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसको उस डिटर्मिनेंट में उस नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। चलिए, ये दोनों चीज़ ना एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाने वाला हूँ, एग्जाम्पल से आपको मैं बताने वाला हूँ। टेंशन ना लीजिए, सारे के सारे ऑपरेशन को मैं लगभग बता ही दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और इस प्रॉपर्टी को समझाता हूँ। ठीक है, तो एक मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, 2x2 ऑर्डर का ही लूँगा, बहुत लंबा समय लगता है 3x3 में। अब ये रहा 4, 2, 6 और ये रहा 2। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 4 दूना 8। अच्छा, इन नंबर को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। सोलह माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ये वाली लगाता हूँ, अप्लाई। R1 में मैं जोड़ना चाहता हूँ R2, और जब मैं ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा तो देखिएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यही प्रॉपर्टी कहती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या करना है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। R1 में R2 को जोड़ना है, तो ये जो R2 है, ये जो R2 है, ये जो R2 है, इसको आपको किस में जोड़ना है? इसमें जोड़ना है। तो 6 + 4, देखिए जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का तरीका क्या होगा कि R2 के जो एलिमेंट है, ये 6 जो है इस 4 के साथ जुटेगा। ऐसा ना कि 6 को इस 2 के साथ जोड़ने लग जाए और इस 4 को इसके साथ जोड़ने लग जाए, नहीं, ये 6 इसके सामने वाले के साथ, ये 4 इसके सामने वाले के साथ जुटेगा। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? R1 में जोड़ना है ना, देखिए R1 में R2 को जोड़ना है। ठीक है, तो R1 आपका ये है और ये जो R2 है इसको इसमें जोड़ना है। तो 4 + 6 10, 2 + 4 6, और नीचे क्या है? 6 4, नीचे में कुछ नहीं करना है। देखिए R1 में जो भी करना है, समझिए, कंफ्यूज जरा भी मत कीजिए। यहाँ पे आपको R1 में जोड़ना है ना, तो R1 में जोड़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना। R1 में काम हो रहा है, R1 में काम क्या हो रहा है? R2 को जोड़ा जाना है। तो R2 को मैंने जोड़ दिया, और R2 को जोड़ने के बाद फिर R2 के एलिमेंट्स को आप एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि तैसे लिख देंगे, ऐसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, 10 चौके 40 -36 -36। देखिए आंसर कितना आ रहा है? जादू हुआ, जादू हो गया। देखिए जादू हो गया, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 है। इस प्रॉपर्टी, ये जो ऑपरेशन है, अप्लाई करने के बाद भी मुझे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 ही मिला। मतलब ऐसे कोई सा भी ऑपरेशन अगर आप डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, समझे? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी लेंगे एग्जांपल, टेंशन मत लीजिए, बहुत एग्जांपल लेंगे।
सारा कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। सिक्स 1 3 2 और इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? 6 दूने 12 माइनस 3 बराबर 9। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। चलिए इस बार अप्लाई करते हैं कॉलम को लेकर के, ठीक है। तो C1 में मैं C2 को जोड़ देता हूं और देखता हूं क्या होगा, ठीक है। देखिए डेल इज इक्वल टू C1 कौन है? ये C1 है, ये आपका C1 है और इसमें आपको C2 को जोड़ना है। मतलब ये आपका C2 है, ये आपका C2 है, ये C2 है और इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 + 2 5 हो जाएगा और 1 और ये 2 है। देखिए C1 में काम हो रहा है, C2 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1 2 1 2। 7 दूना 14, 7 दूना 14 माइनस 5 कितना आएगा? 9 आएगा। 14 - 5 9। तो देख सकते हैं जब मैं इसे अप्लाई किया, C1 में C2 को जोड़ दिया, जब मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे। एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी चलेगा एग्जांपल, टेंशन ना लीजिए। अभी कुछ प्लस, अभी मैंने प्लस वाला सिखाया, अब माइनस वाला करता हूँ, ठीक है। माइनस वाला माइनस करके भी बताता हूँ। 6 1 5 2 कितना आएगा? 12 - 5 7। चलिए अप्लाई, अब मैं करता हूँ R1 में, R1 में R2 को घटाता हूँ, इस पर घटाने वाला करता हूँ। तो R1 कौन है? ये आपका R1 है और इसमें आपको ये जो R2 है इसको घटा देना है। इस R2 को, ये जो R2 है इसको इसमें घटा दीजिए। तो 6 - 5 1, 1 - 2 -1, नीचे 5 है फिर 2 है। 1 × 2 2 और माइनस 1 × 5 2 माइनस प्लस 5 7 आया, चेंज नहीं किया। देख सकते हैं यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो इस ऑपरेशन को करने के बाद भी हमारा चेंज नहीं किया डिटरमिनेंट का वैल्यू, इसका मतलब ठीक ठाक प्रॉपर्टी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं, चाहे जैसे मन करे वैसे यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। चलिए एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं और इस बार बार मैं R1 कर रहा हूं और C1, इस बार R2 कर देता हूं, R2 करता हूं, ठीक है। ये 6 2 3 2, तो 6 दूने 12 -6 बराबर 6 आया। ये मेरा C1 है, ये C2 है। तो अब मैं C2 में करता हूं और C2 में करता हूं कुछ चीज से मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं इस बार, ठीक है। जैसे C2 में जोड़ता हूं C1 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका C2 है, C2 है और आपको C2 में जोड़ना है, लेकिन C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो C1 आपका क्या है? C1 आपका 6 3 है, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर जोड़ना है। तो 2 छक्के कितना हो जाएगा? इसको मैं इधर रफ कर देता हूँ। तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 2, ये आपका C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो C2 में आपको क्या करना है? C1 में 2 से गुणा करके जोड़ देना है। तो C2 में जोड़िए, इसको जो है आपको इसमें अब जोड़ देना है।
तो C2 में जोड़ेंगे कितना होगा, 14 हो जाएगा, और इसमें 6 और 2 8 हो जाएगा। और C1, अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई किए हैं, आपको ये मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं रहने देना है। अगर रहने दे दिए 12, अगर यहाँ पर आप लिखते हैं 12 6, तो 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। मैं बता देता हूँ, जिसमें काम हो रहा है नोट कीजिए, नोट इस बात को दिमाग में कर लीजिए। C2 में काम हो रहा है, C2 में काम हो रहा है, तो C2 में जो करना है कीजिए। अगर C2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे में करते हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके छोड़ भी नहीं दे सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो यही चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज लिखना पड़ेगा। मतलब ये तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए कर दिए, बट मल्टीप्लाई किया हुआ फॉर्म को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 12 और 6 लिख दिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये 6 लिखना है और 3 लिखना है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है। काम आप C2 में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ओके। C1 में आपको जो मल्टीप्लाई करना है, जो डिवाइड करना है, वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको C2 में अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तब आपको डिवाइड करना है। C1 में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, लेकिन C1 में जो आप मल्टीप्लाई करके C2 में जो जोड़ते हैं, तब C1 में जो मल्टीप्लाई किए हैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर लिखते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैं पहले बता देता हूं, अगर आप ये 2 को इसमें जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको आप लिख देते हैं तो वो डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो मैं डिवाइड नहीं करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा भी नहीं। चलिए, तो कितना होगा, 6 ठी 48 और 14 तिया 42। अब इसको घटाइए, कितना आएगा, तो फिर से देख लिए, 8 छक 48 और 14 तिया 42, कितना आया, 6 आया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता, ये दोनों अभी तो सेम आया, ठीक है। अगर मैं ये मल्टीप्लाई जो यहाँ पे हुआ है 12 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ लीजिए, आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो 12 6 अगर कर देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 12 ठी 96, 6 चक 24 के 4, हाथ में 2, 84 आ जाएगा। और इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2 2 2, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो आपने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको लिख दिया, उसके कारण ये बढ़ गया, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा ना, फिर तब जाकर के सही हो जाएगा, फिर 6 आएगा। तो ये बाद में जाकर के फिर से जो डिवाइड आपको करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि यहीं पे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तब मल्टीप्लाई करने के लिए कर लेंगे, फिर उसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे 6 12 6, ये जो 12 6 उसको लिखेंगे नहीं, वही लिखेंगे जो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा 6 3, ओके। तो इस तरीके से किया जाता है। अब एक और, चलिए एक और जो मैं बताने वाला हूँ, ये वाला बताऊंगा, कौन वाला, चलिए इसको पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ना नोट में, इसको करके दिखाता हूँ कि अगर इसमें आप जिसमें काम करते हैं उसमें कोई मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। देखिए 4 1 12 2, अच्छा इस नंबर को मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 2 1, 4 गुना 1 4 माइनस 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जोड़ता हूँ R3 में, जोड़ता हूँ R3 से, ठीक है। देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो 2 आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे R1 में किया है, डिवाइड करना पड़ जाएगा। अगर नहीं डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा इसके वैल्यू पे। चलिए पहले इसको अप्लाई कर लेता हूँ मैं। ये जो अप्लाई किया हूँ इसे फॉलो कीजिए आप। क्या करना है, R1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। R1 में ये आपका R1 है, ये R2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 दूना, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें जोड़ देना है। किसको, तो यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, R2 कर देता हूँ। अब देखिए, अब समझिएगा, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं रफ इधर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें।
देखिए R2 में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, R1 में कितना 2 से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 6 और 1 है। उसके बाद ये जो R1 है और ये जो R2 है, इसके बाद क्या करना है, ये तो हो चुका है। अब ये जो है आपका, ये जो है ये 2R1 है, ये आपका R1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो चुका, 2R1 हो गया ये। अब R2 में कितना जोड़ना है, R1 में R2 को जोड़ना है, मतलब ये जो है R2, यहाँ पे R1 लिखा गया, इसको मैं सही कर लेता हूँ। अब ये जो R2 है इसको इसमें जोड़ना है R1 में, तो 6 और 4 8 6 14 और 4 और 1 5, नीचे 6 और 1। देखिए अगर मैं इसमें 2 से ये जो नहीं डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, 14 और 6 पचे 30, इसको घटाएंगे तो माइनस के 16 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है -8 आया, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का आया -16 आया है। तो ये जो 2 है आप इसको इसमें डिवाइड अगर कर देंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगी ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई, जिसमें काम आप कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई किए, तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करना पड़ जाएगा। जैसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड किए, तब जाकर के वैल्यू सेम हुआ। अब देखिए अगर आप इस R2 में कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। टू R1 था, और यहाँ पे चलिए मैं कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि 3R2 करता हूँ। इसका वैल्यू देख लीजिए -8 है। ये जो है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को अगर आप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इस 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप 2 से डिवाइड करेंगे -8 ही आ जाएगा। देखिए करके बताता हूँ, तो इसको मैं इधर रफ में कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो काम है रफ में होगा। देखिए R1 में कितना मल्टीप्लाई करना है, ये आपका R1 में है, ये R1 है, तो R1 में यहाँ पे 2R1 कर देना है और इधर 3R2 कर देना है, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 छक 18 और 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, R1 में जोड़ देना है, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं। ये जो है इसे इस वाले में जोड़ना है, इस वाले में, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18, तो 20 और 2 6 26 और 4 और 3 7, और ये है, देखिए समझिएगा यहाँ पे R1 में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये R1 में काम कर रहे हैं, R2 में तो कोई काम नहीं हो रही। तो R2 में आप जो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किए हैं और यहाँ पे 18 3 लिखा हुआ, इसे लिखने की जरूरत नहीं, 18 3 अगर आप इसे लिखेंगे तो 3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो R1 में जो काम हो रही है, तो R1 में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हुआ तो वही डिवाइड होगा, बाकी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। R2 को क्या है, R2 क्या है 6 1, तो 6 1 लिखिए। अगर आप इसे लिखते हैं तो फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसी को लिख देता हूँ और इसे हटा देता हूँ। अब देखिए इसे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए क्या आता है, 1/2 26 माइनस 7×42, 1/2 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 26, तो 6 आ जाएगा, 1 आया, माइनस के 16 आया, तो काटिए, देखिए कितने बार में कटेगा, 8 बार में, -8 आया। तो देख सकते हैं ये जो 3 मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसमें अगर इसमें R2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ, R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। तो जिसमें काम करते हैं उसमें कोई चीज अगर मल्टीप्लाई हो गया तो उस डिटर्मिनेंट में उस संख्या से आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, और बाकियों में आप चाहे जो मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ जाएगा। यहाँ जो मल्टीप्लाई किए हैं वो फर्क पड़ जाएगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई जो किए हैं वो भी लिख देते हैं तो
जैसे R2 में 3 से मल्टीप्लाई है, अगर आप ये 3 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ पे है इस R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 18 और 3, तब फर्क पड़ जाएगा। 3 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे 18 और 3 लिखे ही नहीं, 6 1 को डायरेक्ट लिखे हैं, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपको इस तरीके से नहीं, और आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके आप लिख दें और बाद में फिर आपको डिवाइड करने का झंझट आ जाए। नहीं नहीं, जिसमें आपको मल्टीप्लाई, जिसमें आप काम करेंगे, अगर उसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुआ उसी से आपको डिवाइड करना है। अगर आप R1 में काम कर रहे हैं और उसमें 4 से गुणा कर दिए हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, बात खत्म। तो ये है इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऐसा कुछ इसमें काम होता है। इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो प्रॉपर्टी है, देख लीजिए, यही है। इफ़ वी अप्लाई दिस 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 देन ये करना पड़ेगा। डू नॉट चेंज कब होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ आपने सीखा है। चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझाता हूँ। देखिए, यदि किसी रो और कॉलम से कोई संख्या कॉमन ली जाती है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। ये सिंपल लाइन लिखा हुआ नहीं, बोलता है किसी रो से अगर आप कॉमन ले लीजिएगा या किसी कॉलम से कोई संख्या को कॉमन ले लेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, पहले इसका वैल्यू चेक कर लीजिए। 2 दूना 4 माइनस 12 माइनस के 8 आया, माइनस के 8 आया। अब मैं क्या करता हूँ कि R1 से मैं 2 को कॉमन करता हूँ और फिर कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होगा। देखिए, यहाँ से मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ तो 2 कॉमन करूँगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 और 2। उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, तो 2 इंटू -4, देखिए -8 आया। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना। तो कॉमन वगैरह आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप R1 से कॉमन ले, चाहे C1 से कॉमन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एक मैं C1 से कॉमन लेके बताऊं इसी से। देखिए बताता हूँ, C1 से नहीं C2 से कॉमन हो सकेगा। C1 से कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा नहीं। तो चलिए C2 से करता हूँ। C2 से क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन कर देता हूँ। 2 3, यहाँ पे 2 कॉमन कीजिएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आता है। 2 - 6, 2 इंटू -4, फिर से माइनस का 8 आ गया, मतलब नो चेंज। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी सिंपल था ना, देख सकते हैं। यदि किसी रो और कॉलम से कोई संख्या कॉमन ली जाती है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगला क्या है। अगला बड़ा ही अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, समझिएगा इसको। बोलता है कि यदि किसी रो और कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट 2 पदों से जुड़ा हो तो डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के योग का हिंदी जोड़ना होता है में लिख सकते हैं। आखिर ये बोलना क्या चाहता है, चलिए मैं इसे एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आता है देखिए। तो 2 और 1 3, और ये 3 3 2 5 5, कितना आएगा 15 माइनस 15। अच्छा 15 माइनस 15 दोनों सेम हो जा रहा है। अच्छा मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, रुकिए, वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ना, 2 ले लेता हूँ। अब कैलकुलेट करता हूँ, 3 3 और 5 2, तो 6 माइनस 15 कितना आ जाएगा -9। यहाँ पर डेल का वैल्यू -9 आ गया। इसे नोट करके मैं लिख देता हूँ। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि ये जो 2 + 1 है ना और ये 3 + 2 है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे आप इस डिटरमिनेंट को आप ना 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में, योग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो इस तरीके से पहले क्या करेंगे, 2 3 को लिखिएगा ऐसे, ओके एकदम बहुत सिंपल है। और 3 2 को लिखिएगा ऐसे, फिर प्लस का साइन दे दीजिएगा। फिर ये जो सेकेंड वाला जो एलिमेंट है ना, सेकेंड वाला, इसके साथ ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है इसके साथ फिर वही प्रक्रिया को दोहराइए। 1 2, देखिए पहले में क्या किया, 2 3 लिखा, 2 3, और ये वाला जो है
ये जो C2 का जो एलिमेंट है वो सभी जगह पे यूज होगा, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। C2 का जो एलिमेंट है वो सभी जगह पे यूज होगा, वो इस वाले पे डिटरमिनेंट में यूज होगा, और अब जो लिखने जा रहे हैं उस वाले डिटरमिनेंट भी यूज होगा। तो 3 2 मैंने लिख दिया, फिर 1 2 जब लिखेंगे तब भी ये 3 2 आएगा। ठीक है, समझना है आपको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही, इसे समझना होगा। पहले 2 3 को आप लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 2 को लिख देंगे, उसके बाद 1 2 लिखेंगे, और 3 2 इसके साथ भी लिखाएगा, और इसका अब वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए -9 ही आएगा। देखिए 2 दूना 4 -9, यहाँ पे 1 गुना 2 -6, तो इधर -5, इधर -4, कितना आया -9। देखें बहुत सिंपल है प्रॉपर्टी। एक और देखिए, एक और मैं सेटअप करता हूँ इसमें एग्जांपल, एक और मैं सेटअप करता हूँ एग्जांपल, जैसे कि 6 -2, इस बार माइनस लेता हूँ, और यहाँ पे 5, इस बार यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, और प्लस नहीं, साइन दोनों का सेम रहना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक कैसे कीजिएगा। तो -5 ले लेता हूँ, और ये 4 और 2 ले लेता हूँ, और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 4 आ जाएगा, ये 4 इधर, अच्छा 5 दोनों 0 हो जाएगा, इसको चेंज मैं कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ ना, 5 -3 2 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जा रहा है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब कुछ दूसरा ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, तो 4 तिया 12 -8, 4 आ गया। अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसे मैं करता हूँ, तो कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है, मैं बता चुका हूँ। ये जो है, ये जो है, इसको आप लिखिए पहले 6 5, ओके, फिर प्लस, उसके बाद ये वाली जो एलिमेंट है उसको लिखिए, क्या है ये, -2 -3, फिर ये जो 4 3 है दोनों में कॉमन हो जाएगा ऐसे, और इसका वैल्यू चेक करते हैं, 6 तिया 18, 5 चौके 20, और इधर माइनस के 2 तिया 6, फिर -4 तिया 12, 18 -20, 18 -20 माइनस के 2, और इधर -6, और माइनस माइनस प्लस के 12, तो -2 प्लस -2 प्लस के 6, तो कितना आया, प्लस के 4 आया। देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम है। तो समझ में आई कि नहीं बताइए। एक ना आपको मैं 3x3 ऑर्डर वाला समझाता हूँ, ठीक है, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ऐसा है, यहाँ पे a प्लस बी है, LM, और इसके बाद C प्लस D है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 5, और फिर ये LT प्लस N है 8 9। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या करेंगे कि ACT को लिख देंगे, उसके बाद बाकियों को एज इट इज 4L 4 8 M 5 9, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद ये वाला जो है इसके लिए फिर से एक और डिटरमिनेंट लिखाएगा, इसके वजह से ये लिखा गया। अब इसके वजह से एक और इधर लिखाएगा BD BDN L48 M59, इस तरीके से। और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, और इसका जो आएगा सूत्र देखिए दोनों का सेम आएगा, एकदम डिट्टो सेम आएगा। समझ गए, यही प्रॉपर्टी बोलती है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। यदि किसी रो और कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट दो पदों से जुड़ा हो तो डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के योग में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, देखिए। यदि किसी रो के सारे या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखिए
देख सकते हैं ये आपका R1 के सारे एलिमेंट 0 है और यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि किसी रो के सारे या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो रिजल्ट 0 होगा। इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं 0 के अकॉर्डिंग, जो भी लीजिएगा, समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0। अरे 0 ही तो हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। अच्छा, कॉलम में मैं एक करके बताता हूँ, नहीं तो आप कहिएगा सर कॉलम वाला बताया नहीं। कॉलम वाला देखिए 0 0 0 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये 0 हो गया तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। C1 के सारे एलिमेंट 0 है ना, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा ना, करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो R1 के लॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। R1 के लॉन्ग 0 इंटू R1 के लॉन्ग क्यों करूँ, C1 के लॉन्ग करूँगा, बड़ा सिंपल होगा। C1 के लॉन्ग करूँगा तो 0 0 है ना, इसीलिए R1 के लॉन्ग नहीं, C1 के लॉन्ग। 0 मुझे मिला इधर, C1 के लॉन्ग 0 को लेके चलता हूँ तो समथिंग 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस आएगा, फिर यहाँ पे 0 से समथिंग मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर 0 से समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। देखिए साइन क्या होता है मैं बता देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इस वाले 0 के लिए प्लस इस्तेमाल हो गया, इस वाले 0 के लिए माइनस इस्तेमाल हो गया और इस वाले 0 के लिए प्लस इस्तेमाल हो गया। तो ओवरऑल जो है 0 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर इसका 0 हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यदि A बराबर n बाय n कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए कहता क्या है प्रॉपर्टी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा कहता है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। मान लेते हैं कि ये 2 बाई 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जब आप इससे कोई संख्या को गुना कर देते हैं, मान लेते हैं कि इससे संख्या 2 मैं गुना करता हूं और इसका आप डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आप इधर से ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 4 5 है तो 1 2 4 5 होगा। और यहाँ पे ये जो पावर आया ना 2 पे, ये जो 2 पे पावर आया है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2 बाई 2 ऑर्डर जो इसका है वही यहाँ पे पावर आएगा। अगर 3 बाई 3 ऑर्डर है तो 3 पावर आ जाएगा। चलिए एक और ले ही लेता हूँ ना, कंफ्यूजन आपका दूर ही हो जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स मैं फिर से 2 बाई 2 ऑर्डर का लेता हूँ, ओके, और मैं इस मैट्रिक्स में 5 गुना कर देता हूँ, इस मैट्रिक्स में 5 गुना करता हूँ और इस पर फिर मैं इस पर मैं फिर डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर वही होगा जो डिटर्मिनेंट 5 का पावर क्या होगा, 5 का पावर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो अलग हो जाएगा। ऐसे बहुत सिंपल है। और दिखाता हूँ, और अभी 3 बाई 3 ऑर्डर का बचा हुआ है। चलिए जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 4 5 6, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते जाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 इंटू ए लेता हूँ और इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 के पावर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 बाई 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और मैट्रिक्स ए का अलग सीधा डिटर्मिनेंट होगा। अब इसे मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि दोनों का आंसर सेम है, क्या दोनों का आंसर सेम है या नहीं, ठीक है। देखिए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 3 ए को पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 ए को 3 इंटू ए क्या है हमारा 2 4 5 6, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18, ठीक। अब इसे इसका डिटर्मिनेंट लेना है हम लोगों को,
ये जो 3 ये आया है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 3a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 6 12 6 12 15 18। अब देखिए 6 गुणा 18 माइनस 12 गुणा 15, 8 छक 48 का 8, 6 4 10 108, 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 का 15 3 18, 180 आया, मतलब 100 माइनस 100 जी, ये तो कट गया, तो 80 माइनस 8 72 आ जाएगा, माइनस के 72 ये आया। अब इससे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो LHS था, अब RHS देखिए। 3 के पावर 3 मीन्स 9 हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट 2 4 5 6 9, 6 दूने 12 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 9 इंटू माइनस के 8, 9 8 72। देख सकते हैं आंसर मैच करा लीजिए, सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। चलिए प्रॉपर्टी को दोबारा मैं आपको बताता हूं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए कहता क्या है ना, कहता ये है कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर का है। कितने का है, 3/3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके साथ कोई संख्या k गुणा है, और इस पे अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो k का जो पावर होगा वो 3 हो जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ये, और इसका ऑर्डर n ऑर्डर का है ये, और इसके साथ कोई संख्या k गुणा है, ठीक है, और इस पे आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो k का पावर n हो जाएगा। मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो n ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, तो k का पावर क्या हो जाएगा n, और जो मैट्रिक्स a है वो इधर अलग हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट इधर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि k इंटू ये जो है वो बराबर हो जाएगा k के पावर n, और यहाँ पे जो पावर n है वो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, और यहाँ पे मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है। समझ गए। एक दो और मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। जैसे 3 गुणा एक मैट्रिक्स लेता हूँ और इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, और इसका ऑर्डर 3/3 का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा इंटू ए के डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे आप 4 लेते हैं, यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं, यहाँ पे अगर 4 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 4 के पावर 3 हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, समझ गए। अभी मैं एग्जाम्पल से भी करके दिखाया हूँ। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर 2 मैट्रिक्स आपके पास है, ऐसे 2 मैट्रिक्स है, और इनका डिटर्मिनेंट आप लेते हैं, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो यूं इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या है बात। बात यह है कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स इस तरीके से मल्टीप्लाई है, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दिमाग में नोट कर लेना। ए और बी यहाँ पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर ए बराबर मैं लेता हूँ 1 2 3 4, और बी इंटू में बी लेता हूँ 5 6 7 8, और इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो आप क्या करेंगे, जब इस कंसेप्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो इन दोनों का आप गुना करेंगे पहले, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि अलग अलग कर दूंगा। इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग कर दूंगा, यहाँ पे 1 2
3 4 और इसका अलग कर दूंगा 5 6 7 8। तो ये जो गुणा करने का जो टाइम लगता वो अब नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 6 और इधर 8 5 40 माइनस 7 6 42, मतलब माइनस के 2 इंटू माइनस के 2, टोटल कितना आ गया माइनस 1 प्लस इस 4 आ गया। वहीं आप इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट करते हैं, सोचिए कितना टाइम लगता है। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। एक और लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू है 2 2 5 6 7, मैट्रिक्स लेना है ना, डिटरमिनेंट नहीं लेना है। देखिए 2 1 5 2 ये हमारा एक डिटरमिनेंट है, दूसरा b है 1 2 5 6 और a इंटू बी का डिटरमिनेंट करना है। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट अलग होगा। तो इसका डिटरमिनेंट मीन्स 2 1 5 2 और इसका 1 2 5 6। अब इसे सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या आता है। तो 2 दूना 4 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, आंसर आया 4। बहुत सिंपल है ना। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 10। तो इस तरीके से मैं सारा प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा डिटरमिनेंट से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।